बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वेव 2 ऑफ कोरोना की बेस पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम स्कूल्स को ऑन करें। इस वजह से स्कूल्स को मजबूरन अकॉर्डिंग टू दी नोटिस ऑफ गवर्नमेंट हमें बंद करना पड़ा है। लेकिन हम अपनी जो स्टडी है उसका जो एक रिदम है, उसका एक सिलसिला है, उसको जारी रखेंगे। और उसके लिए हम अगेन आज से जो यूट्यूब के लेक्चर्स हैं उस हवाले से अपना जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आज चलना था अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ALP हमने अपने सिलेबस को कवर करना है। इस वजह से हम अपना जो चैप्टर 6 है केमिस्ट्री का 9th क्लास, उसको हम अकॉर्डिंग टू ALP स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपको अपनी बुक के पेज नंबर जो 96 है वहां पर ये चैप्टर सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो काइंडली जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस का जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का नंबरिंग के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। और जैसा कि आपको ये बताया गया कि हम ALP के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस की डेफिनेशन से, विच इज क्वाइट सिंपल। तो आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, यानी आपके पास सब्सटेंसेस मौजूद होंगे। सब्सटेंसेस क्या होती हैं ये आपने पहले भी इनके बारे में रीड किया हुआ है कि जी अ प्योर पीस ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो प्योर पीस होता है, खाम जो हिस्सा होता है मैटर का, इट इज कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक हो गया। और मैटर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी हमें पता है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज कॉल्ड मैटर। यानी आपके पास जो सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो 2 हो या 2 से ज्यादा, लेकिन जब वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में क्या हो, मिक्स हो, और मिक्स होने के बाद अगर होमोजीनियस हो जाएं, होमो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सेम। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। ठीक हो गया। यानी सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस अगर सेम लिहाज से या होमोजीनियस वे से एक दूसरे के अंदर एड अप हो और क्या बन जाए, मिक्सचर बन जाए, तब हम इनको क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशंस। ठीक हो गया जी। अब जैसा कि यहां पे बात सब्सटेंसेस की आई और सब्सटेंसेस से मैटर की आई, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि सॉल्यूशंस की कितनी टाइप्स हैं। तो उन टाइप्स को देखने से पहले हम कुछ मैटर की डिस्कशन करेंगे और फिर इसको आगे लेकर चलेंगे। तो बात कुछ इसी तरह की है स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर हेडिंग दी स्टेट्स ऑफ मैटर।
और मैटर की डेफिनेशन भी आपको बता दी मैंने। अब आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कितनी स्टेट्स होती हैं? 3। फर्स्ट इज द सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ठीक है जी। तो हमारे पास कितनी स्टेट्स होती हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में और स्पेसिफिकली फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने ये समझ लिया कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अब हम जा रहे हैं ये देखने के लिए कि इन स्टेट्स से सॉल्यूशंस की कितनी टाइप्स हैं। इन स्टेट्स से सॉल्यूशंस की कितनी टाइप्स हैं, उनको अब हम मेजर करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि सॉलिड स्टेट है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो सॉलिड स्टेट अगर सॉलिड ही सब्सटेंस के साथ ऐड हो, मिक्स हो और होमोजेनियस मिक्सचर बना दे तो इट इज कॉल्ड सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये देखिए, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ जब मिलता है और होमोजेनियस मिक्सचर बना देता है, इट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक हो गया जी। अब अगर किसी सॉलिड के अंदर कोई लिक्विड ऐड होता है होमोजेनियस मिक्सचर के हवाले से, देन इट इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह अगर किसी सॉलिड के साथ गैस अवेलेबल है, गैस पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, इट इज कॉल्ड सॉलिड गैस सॉल्यूशन। तो आपने ये देखा कि हमारे पास सॉलिड स्टेट से 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बने। फर्स्ट इज सॉलिड सॉलिड, सेकंड इज सॉलिड लिक्विड एंड थर्ड इज सॉलिड गैस। ठीक हो गया जी। अब इनकी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल, ताकि हमें समझ आ जाए। देखिए, सॉलिड और सॉलिड की अगर एग्जांपल ले ली जाए तो इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं ब्रास। ठीक है, ब्रास क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रास एक मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें 2 मेटल आपस में कंबाइन करते हैं, लाइक कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक जो ये 2 मेटल्स हैं, ये आपस में जब कंबाइन करती हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाती हैं, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल में आ जाता है। अब आप देख सकते हैं, जिंक भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, तो इनके कॉम्बिनेशन से ये मेटल से मेटल्स बन जाएंगी और इनके इस मिक्सचर को हम एक्चुअल में क्या नाम देंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर एग्जांपल की बात कर ली जाए सॉलिड लिक्विड की, तो आप ये देख सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड की एग्जांपल में आप फॉर एग्जांपल वाटर ले लीजिए। वाटर की स्टेट मतलब वाटर एज अ लिक्विड होगा और वाटर के अंदर आप सॉल्ट ऐड कर दीजिए, या सॉल्ट नहीं तो आप शुगर ऐड कर दीजिए। तो सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। आपने ग्लास लिया, उस ग्लास में आपने पानी लिया, तो पानी एक्चुअल में कौन सी स्टेट है? लिक्विड। और उसमें आपने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट या 1 स्पून ऑफ शुगर डाल दी। आप जैसे सॉल्ट डालेंगे तो वो सॉल्ट सॉलिड स्ट्रक्चर में है, जबकि वाटर जो है वो लिक्विड में है, तो वो मिलकर एक मिक्सचर बना देंगे जिसके पास हम कह ये सकते हैं कि ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, जिस टेबल में इनकी कम से कम 2 एग्जांपल्स हैं, हम इनको वहां पर जाकर देखेंगे। अब हम आते हैं लिक्विड स्टेट पे। स्टूडेंट्स, जहां तक बात लिक्विड स्टेट की है, तो इसकी भी 3 ही टाइप्स बनेंगी सॉल्यूशन की, जैसे सॉलिड की बनी थी। तो आइए देखते हैं लिक्विड, जो कि हमारे पास एक फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में से एक मैटर की टाइप है लिक्विड। तो पहले एग्जांपल आ जाती है स्टूडेंट्स लिक्विड सॉल्यूशंस की, फिर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस की, और फिर लिक्विड गैस सॉल्यूशन की। उसी तरह 3 जो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस की टाइप बन जाएंगी लिक्विड स्टेट से भी। इनकी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल।
लिक्विड लिक्विड की एग्जांपल देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहनी चाहिए कि मैं ये कहता हूं जी कि अल्कोहल इन वाटर, पानी के अंदर अल्कोहल का मिक्स होकर सॉल्यूशन बनना। अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अल्कोहल भी एक लिक्विड है जबकि वाटर भी एक क्या है, लिक्विड। तो ये दोनों जो हैं ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल में आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह लिक्विड सॉलिड और लिक्विड गैस की भी एक एक एग्जांपल, एक एक दो दो एग्जांपल्स टेबल में हम इनको भी वहां पर देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास गैस स्टेट आ जाती है, तो आ जाइए गैस स्टेट के हवाले से देख लेते हैं कितने सॉल्यूशंस की टाइप्स बनती हैं। तो स्टूडेंट्स गैस स्टेट के हवाले से देखा जाए तो पहली टाइप तो गैस गैस है, दूसरी टाइप गैस लिक्विड और तीसरी गैस सॉलिड। इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें प्रोवाइड किए हैं। अब इसी तरह हम एक एग्जांपल गैस गैस की देख लेते हैं, बाकी हम स्टूडेंट्स टेबल में इसको कवर कर देंगे जी। एग्जांपल्स की बात कर ली जाए तो एग्जांपल जो है गैस गैस स्टेट की वो एक्चुअल में सबसे सिंपलेस्ट है एयर। एयर यानी हवा। अब देखिए एयर में जो मेजरली कंपोनेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक्चुअल में हम एयर में उन 2 गैसेस को कंसीडर करते हैं। द फर्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकंड इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसेस जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर के जरिए एक सॉल्यूशन बनाकर रखती हैं, गैस गैस सॉल्यूशन। ठीक है जी। सॉल्यूशंस के वर्ड में याद रखिए, सॉल्यूशंस का वर्ड सिर्फ लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये आप देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट से 3 टाइप्स बनी, लिक्विड स्टेट से 3 टाइप्स बनी, गैस स्टेट से 3 टाइप्स बनी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है उससे एक्चुअल में कितनी तरह के सॉल्यूशंस बने, तो आप ये कह सकते हैं टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यानी हमारे पास जो 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं मैटर की, उनसे हमारे पास टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बने। कितने? 9 टाइप्स। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कि हमें सॉल्यूशन के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। देखिए अब मैं जो आपको टेबल बताने चाह रहा हूं वो एक्चुअल में इसका पार्ट नहीं है आपके एएलपी के, लेकिन उसी टेबल को स्प्लिट करके डिफरेंट वे से एक्सप्लेन किया गया है इन योर इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 6। तो आप जब इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में तकरीबन यही बातें जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है जी। तो पेज नंबर 99 पे स्टूडेंट्स बॉटम पे यानी नीचे आपको टेबल बना हुआ नजर आ रहा है, उस टेबल को देख लीजिए, एक दफा उसको पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल्स को देखिए और उनको सोचने की कोशिश करिए और तमाम एग्जाम्पल्स को आप स्टेट के साथ देखिए। लाइक अगर मैंने ये कहा बुक पे टेबल पे अल्कोहल इन वाटर लिखा हुआ है, तो अल्कोहल एक आपके पास स्टेट है और वाटर एक स्टेट है। ठीक है। अब अल्कोहल कौन सी स्टेट है? सोचिए, अल्कोहल लिक्विड है। ठीक है। वाटर कौन सी स्टेट है जी? वाटर भी लिक्विड है। तो एक्चुअल में जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप खुद कहेंगे इट इज लिक्विड लिक्विड स्टेट। इस तरह करके ये टेबल आप पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद जब आप आएंगे पेज नंबर 97 के टॉप इंट्रोडक्शन में, तब आपको वो इंट्रोडक्शन समझ आएगा और उसी के साथ जो नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सॉल्यूशन का पैराग्राफ, आपको वो सॉल्यूशन का पैराग्राफ फिर समझ आएगा। ठीक है जी। इसकी रीडिंग जो है स्टूडेंट्स आपने थॉरली खुद करनी है, आपने एक एक वर्ड गौर से पढ़ना है, फिर आपको ये समझ आएगा। अब मैं सॉल्यूशन जो पेज नंबर 97 पे मेजर हेडिंग है उसके सेकंड पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए उस क्वेश्चन को देखिए और उसको समझिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने टॉप पे राइट किया है, डिफरेंस बिटवीन प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है और कोई प्योर लिक्विड है तो स्टूडेंट्स आप उसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? देखिए पहली बात तो यह है कि प्योर लिक्विड का वर्ड आया है, तो इसके साथ जो दूसरी तरफ वर्ड सॉल्यूशंस का है या सॉल्यूशन का है वो एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म में लिया गया है। क्योंकि एक जगह अगर प्योर
लिक्विड लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ भी वो लिक्विड ही है, लेकिन अगर उसके साथ वर्ड प्योर का नहीं है तो अल्टीमेटली सी बात है वो इम्प्योर होगा। ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, यानी आप इसको अगर प्रैक्टिकली समझें तो यूं कह लीजिए कि मैं कहता हूं कि जी मेरे पास एक चाइना डिश है, ठीक है, या एक स्मॉल बीकर है जिसमें ये मेरे पास दो बीकर हैं, ठीक है, इसमें मैंने प्योर लिक्विड लिया हुआ है और इसमें मैंने इम्प्योर लिक्विड या सोल्यूशन लिया हुआ है, और मैं ये दोनों बीकर्स जो हैं आपको दे देता हूं और कहता हूं स्टूडेंट्स बताइए इसमें से प्योर लिक्विड कौन सा है और सोल्यूशन कौन सा है। अब मुझे तो पता होगा क्योंकि मैंने तो उन कंसंट्रेटेड बॉटल में से डालकर दिया होगा जो मेरे पास अवेलेबल थी, जिनके ऊपर लिखा हुआ था, तो एज ए टीचर मैं ये देख सकता हूं मुझे इसकी अलाउंस है। लेकिन जब मैंने आपको दिया और आपको जी बताइए इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके कि इसमें से प्योर लिक्विड कौन सा है और लिक्विड कौन सा है, या प्योर लिक्विड कौन सा है और इम्प्योर लिक्विड कौन सा है, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है आप इसको एक्सपेरिमेंटली कोई परफॉर्मेंस करेंगे तब ही पता चलेगा। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स आप यहां पर एक प्रोसेस करेंगे विच इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या वर्ड है? इवेपोरेशन। तो आप ये कह लीजिए कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन, आपके पास सॉल्यूशन था या इम्प्योर सॉल्यूशन था, या आप कह लीजिए वो आपके पास प्योर लिक्विड था। अब कैसे होगा? जो मैंने आपको दो बीकर दिया, आप इन दोनों को हीट पर रख दीजिए, हीट मिलने से ये क्या होना शुरू हो जाएंगे? इवेपोरेट। देखिए अगर तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो चुकी है और आपने वो इवेपोरेशन पहले देना शुरू की एक प्योर लिक्विड की, तो इवेपोरेशन के प्रोसेस में अगर आपके उस बीकर में जिसमें प्योर लिक्विड था उसमें अगर किसी भी किस्म का रेजिड्यू, यानी जो बच जाएगा मटेरियल, किसी भी किस्म का अगर रेजिड्यू नहीं बचता तो इट मींस दैट कि आपके पास जो गिवन मटेरियल था या गिवन सॉल्यूशन था वो एक्चुअल में आपके पास एक प्योर लिक्विड था, क्योंकि प्योर लिक्विड में किसी भी तरह का रेजिड्यू नहीं बचता। जो आपका बीकर होता है, जो आपकी चाइना डिश होती है, उसकी जो बॉटम सरफेस होती है उस बॉटम सरफेस पर कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इवेपोरेट किया है किसी सॉल्यूशन को, या आप इम्प्योर लिक्विड कह सकते हैं, तो सॉल्यूशन को इवेपोरेट करने के बाद आप देखिएगा कि आपको उसकी बॉटम पे कुछ ना कुछ रेजिड्यू जरूर मिलेगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ रेजिड्यू मिलना जो है एक्चुअल में ये आइडेंटिफिकेशन है कि गिवन सॉल्यूशन जो है वो इम्प्योर लिक्विड है। तो आपको अगर रेजिड्यू मिलेगा तो आप ये कहेंगे कि जी जो आपको गिवन मटेरियल मिला था, जो आपको टीचर ने दिया था, वो एक्चुअल में आपके पास गिवन मटेरियल एक सॉल्यूशन था, या फिर आप कह सकते हैं वो क्या था? एक इम्प्योर सॉल्यूशन था। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिएगा। सेम कुछ इसी तरह मटेरियल लिखा हुआ है और इसके डिफरेंस के क्वेश्चन को आप प्रॉपरली मैनेजेबल वे में राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं अपने चैप्टर में, और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब ही हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन बेसिक डेफिनेशन में स्टूडेंट सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है सॉल्यूट की। तो मैंने आपके सामने राइट किया हुआ है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? देखिए वो कंपोनेंट जो किसी भी सॉल्यूशन में, मैंने क्या बताया, वो कंपोनेंट जो किसी भी सॉल्यूशन में लेसर क्वांटिटी में पाया जाता है। लेसर का मतलब कम मिकदार में पाया जाता है, उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद उस कंपोनेंट को एक्चुअल में हम सॉल्यूट कहते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया स्टूडेंट, सॉल्यूट क्या होता है? ऐसे कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन में लेसर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, कम मिकदार में पाए जाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? सॉल्यूट। क्या नाम देते हैं? सॉल्यूट। तो सेम डेफिनेशन सामने राइट की है, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? लेसर क्वांटिटी। तो लेसर का मतलब क्या होता है? कम, क्वांटिटी मतलब मिकदार, यानी जो कम मिकदार में
पाए जाएं। तो आप देख लेते हैं जी, वो कंपोनेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सॉल्यूट कहला रहे हैं। तो एक एग्जांपल या एग्जांपल्स के जरिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो जी हमारे सामने जो एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल है वो स्टूडेंट मैंने आपके सामने एक बीकर बनाया। उस बीकर को बनाने के बाद मैंने उसके ऊपर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, जिनमें से एक टर्म अभी आप समझ चुके हैं, दूसरी अभी हमने समझनी है। तो पहली टर्म जो आप समझ चुके हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो टर्म है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है अभी आपको बताया, जो किसी भी सॉल्यूशन में लेसर क्वांटिटी में चीज पाई जाएगी। तो इसके ऑपोजिट एक और वर्ड है स्टूडेंट सॉल्वेंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि सॉल्वेंट का मतलब कि किसी सॉल्यूशन में पाई जाने वाली जो कंपोनेंट्स हैं वो अगर ज्यादा मिकदार में पाए जाएं तो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ये एक्चुअल में हमारा अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी है माइनर डेफिनेशन में, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने वो है, मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिस सॉल्यूशन में NaCl यानी नमक है और उसमें क्या मौजूद है, वाटर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैं अगर एक बीकर लूंगा तो उस बीकर के अंदर मैं क्या करूंगा, उसको फिल करूंगा विद वाटर। अब वाटर अगर मैंने उस बीकर में डाल दिया तो अल्टीमेटली सी बात है स्टूडेंट्स कि बीकर के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। अब अगर उसमें मैं 1 स्पून डाल देता हूं नमक यानी सोडियम क्लोराइड, तो अल्टीमेटली सी बात है जब सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ जाकर ऐड होगा, मिक्स होगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, तो एक्चुअल में वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट वो है जो क्वांटिटी में लेसर है और एक तरह का कंपोनेंट वो है जो क्वांटिटी में हायर है यानी ज्यादा है। तो जो लेसर है वो एक्चुअल में क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। जैसे इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है, सोडियम क्लोराइड, नमक, क्यों, उसकी मैंने सिर्फ 1 स्पून डाली थी, ठीक हो गया जी। अब दूसरी एग्जांपल जो है स्टूडेंट्स, मैंने सामने सिर्फ उसका नाम राइट किया है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वो बॉटल्स होती हैं जो हम अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ में जिनको पीते हैं, ठीक है, जिस तरह स्प्राइट है, कोक है, डाइट कोक है, एटसेट्रा। ये तमाम तर जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स का पार्ट है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है सॉफ्ट ड्रिंक में, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूं जी ये एक बॉटल है स्प्राइट की। आप इस स्प्राइट की बॉटल को अगर देखें तो आप इस स्प्राइट की बॉटल को जब ओपन करते हैं तो ओपन करते साथ ही एक स्पेसिफिक साउंड जनरेट होता है। वो एक्चुअल में स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि इस बॉटल के अंदर क्लोज की जाती है, ठीक हो गया जी। अब उसके अंदर आप देखेंगे कि उस बॉटल के अंदर जो मेजर क्वांटिटी में, जो मेजर या हायर क्वांटिटी में चीज आपको पाई जाएगी, जो नजर आएगी, वो एक्चुअल में एक सॉल्यूशन होगा जो कि सारे का सारा वाटर है। लेकिन उस वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूट मौजूद होंगे जो अपनी क्वांटिटी में लेसर होंगे, जिनमें से पहला सॉल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सॉल्यूट उसके अंदर मौजूद शुगर, कुछ अमाउंट में मौजूद स्वीटनर यानी जो मिठास होती है, ये तमाम चीजें जो हैं सॉल्यूट कहलाएंगी। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में आप ये देख लीजिए कि जो वाटर मौजूद है उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो तमाम किसकी एग्जांपल में आती हैं, सॉल्यूट की, ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट 2 एग्जांपल्स के साथ एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है सॉल्यूट का, लेकिन आपने इन दोनों एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में राइट करनी है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि सॉल्यूट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं, तो इससे काफी हद तक बात जो है वो सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करती है। होपफुली आपने मेरी वर्डिंग में ये बात सुन ली होगी कि सॉल्वेंट क्या है, और मुझे यकीन है कि 50% आपको ये भी समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में सॉल्वेंट क्या है। तो जो एग्जांपल्स हमने सॉल्यूट के लिए ली हैं, सेम वही एग्जांपल सॉल्वेंट के लिए ली जाएंगी, लेकिन उसमें जो मटेरियल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा उसके बारे में। आप देख सकते हैं डेफिनेशन ही राइट की है कि जी द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, यानी ऐसे कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के जो किस क्वांटिटी में पाए जाएंगे, लार्जर। लार्जर क्वांटिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो ज्यादा मिकदार में पाए जाएंगे। किस मिकदार में पाए जाएंगे, ज्यादा मिकदार में पाए जाएंगे, उनको हम क्या नाम देंगे, सॉल्वेंट। मैंने एग्जांपल्स में सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक लिखा है, लेकिन इस सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मौजूद जो
सॉल्वेंट होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, वाटर। जबकि बाकी जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड स्वीटनर है, मिठास है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये जितनी चीजें हैं वो सारी क्या होंगी, सॉल्यूट होंगी। देखिए अब आपको ये पता है कि आपके पास अवेलेबल एग्जाम्पल एक जैसी है दोनों डेफिनेशंस में, तो आप उस एक एग्जाम्पल को स्प्लिट करके जितना उस एग्जाम्पल में सॉल्यूट के बारे में लिखा है उसको सॉल्यूट की एग्जाम्पल बना देंगे, और जितना सॉल्वेंट के बारे में लिखा है उसको सॉल्वेंट की एग्जाम्पल में लिख देंगे विद डेफिनेशंस। तो ये एक्चुअल में आपके यहां पर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर होते हैं। इसके साथ हम एक शॉर्ट क्वेश्चन और ऐड करते हैं और फिर हम रीडिंग की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो आपकी रीडिंग हमने करनी है या जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, वो एक्चुअल में इस टॉपिक से स्टार्ट होनी है जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। बाकी जो रीडिंग है वो थॉरली मैंने आपको बताया कि वो आपने खुद करनी है, तकरीबन इस शॉर्ट क्वेश्चन तक वो रीडिंग आप खुद करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास एक और माइनर सी डेफिनेशन है विच इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशंस। तो एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये काफी रेलिवेंट है सोल्यूट सॉल्वेंट से। देखिए आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आपने वाटर ले लिया। क्या ले लिया, वाटर। जैसा कि मैंने ये बनाया हुआ है, ये बीकर है स्टूडेंट्स, उसमें ये क्या है, वाटर। और उस वाटर में आपने कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी यानी वो सॉल्वेंट होगा, लेकिन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कम होगी यानी वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो उस सॉल्यूट में जब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को ऐड किया जाएगा तो नेचुरली तौर पर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और वो होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है एक्चुअल में, सॉल्यूशन। लेकिन इधर हम इसको क्या नाम देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन एक्वस तब कहलाता है जब आपके पास वाटर एज अ सॉल्वेंट हो और क्वांटिटी में क्या हो, ज्यादा हो। तो एक्चुअल सॉल्यूशंस को हम ज्यादातर सॉल्यूशंस को एक्वस सॉल्यूशन ही पुकारते हैं अगर उनमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा। तो यही सामने राइट किया गया है जी कि इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज ऑलवेज इन ग्रेटर क्वांटिटी। ऑलवेज मतलब हमेशा, वाटर हमेशा ग्रेटर क्वांटिटी में होता है। वाटर ग्रेटर क्वांटिटी में होता है, इट मींस दैट कि वाटर एज अ सॉल्वेंट के तौर पर वहां पर काम करेगा। इसकी एग्जांपल्स भी बहुत सी हैं, शुगर इन वाटर, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो किस में आ जाती हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, पेज नंबर 97 में हमारी जो हेडिंग है वो एक्वस सॉल्यूशंस की है। The solution which is formed by dissolving a substance in water, कि वाटर के अंदर एक सब्सटेंस जब सिर्फ डिसॉल्व किया जाता है एक्चुअल में वो आपका एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। इन वाटर इज कॉल्ड अ एक्वस सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है वो बताना चाहिए था, चलो मैं अब आपको बता देता हूं। वो ये कि सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन में जो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है स्टूडेंट्स, उन होमोजेनियस मिक्सचर को बनने के लिए उन्होंने कहा हुआ है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का डिसॉल्व होना, तब वो आपके पास सॉल्यूशंस बनेंगे और वो होमोजेनियस कहलाएंगे। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें वाटर तो कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है लेकिन उसमें कोई एक सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, डिसॉल्व होता है। जैसे मैंने यहां पे राइट भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, मैंने सर्कल किया और यहां पे क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा जी, इन एक्वस सॉल्यूशंस वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट एंड टर्म एज सॉल्वेंट। ये वाटर हमेशा कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है और उसको हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर एंड टेबल सॉल्ट इन वाटर, यानी शुगर मींस चीनी का पानी में हल होना या टेबल सॉल्ट इन वाटर यानी नमक का पानी में हल होना। एक्वस सॉल्यूशंस आर मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, यानी जो हमारी लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर एक्वस सॉल्यूशन बहुत ज्यादा जो है वो यूज होता है। वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है, यहां पे इसे आप अंडरलाइन करिए और लिखिए कि जिसमें नेचुरली एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं।
जैसे आप देखिए ओशन है, ओशन में भी पानी है, सी में भी पानी है, लेक, स्ट्रीम, रिवर्स, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर पानी है। और आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि वाटर जो है वो ऐसा लिक्विड है दुनिया में जो कंसंट्रेशन के एतबार से सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन वो यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि वाटर में मिनरल्स होते हैं, मादनियात होती हैं, स्पेसिफिक मेटल्स होती हैं, ठीक है, इस वजह से। और पानी जो है वो अपने अंदर हर एक लिक्विड को तकरीबन जो उसकी नेचर के साथ अटैच होता है उसको अच्छी तरह डिसॉल्व कर लेता है, या जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको भी डिसॉल्व कर लेता है। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, बाकी प्रॉपर्टीज वाटर से इतनी मैच नहीं करती, तो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से वो वाटर को डिसॉल्व कर लेता है। इस पर मजीद डिस्क्रिप्शन जो है वो हम अपने वर्क फॉर डे 5 में करेंगे, वहां पर हमारा टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी का। तो यकीनन जब हम वो पढ़ेंगे तो वहां पर हम वाटर की डिस्क्रिप्शन में काफी हद तक प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करेंगे। बहरहाल हम आगे चलते हैं कि जी यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्यूट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूट क्या होते हैं? जैसे कि डेफिनेशन सामने राइट की वही डेफिनेशन है, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन which is present in the smaller quantity, it is called solute. A solute is dissolved in a solvent to make a solution. कि solute को हमेशा solvent में ही ऐड किया जाता है ताकि क्या बन सके? solution. For example, salt solution is made by dissolving salt in water. Salt solution हम कहते हैं जी, घर में भी अक्सर हम salt solution यूज करते हैं, हमने गरारे वगैरह करने होते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं नीम गरम, उसमें नमक डाल देते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं और उससे वो काम करते हैं गरारे वगैरह। अब आप ये देखिए कि उसके लिए हमने ये क्या कहा कि हमें क्या चाहिए? सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट यानी सॉल्ट और एक सॉल्वेंट यानी वाटर। तो सॉल्यूट यानी सॉल्ट कंसेंट्रेशन में क्या है? कम है, और उसके कम होने की वजह से हम उसको सॉल्यूट कह रहे हैं। ठीक है जी। सो इन सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। मोर देन वन सॉल्यूट्स में बी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट्स भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन में ही पढ़कर आ रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा। ठीक है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ एक सब्सटेंस जो है वो होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स वाटर इज अ सॉल्वेंट while other substances like sugar, salt and carbon dioxide are solute. आपने इसमें थोड़ी सी इस एग्जांपल में रीअरेंजमेंट करनी है और उसमें से सिर्फ सॉल्यूट की एग्जांपल निकाल लीजिए और शुरू से फर्स्ट लाइन जो है सॉल्यूट तक वो डेफिनेशन है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब सॉल्वेंट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे जी कि द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। ये टॉप पर डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको हम क्या नाम देते हैं? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व सॉल्यूट, के सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। इन अ सॉल्यूशन if more than two substances are present, one substance act as solvent and other behaves as solute. यानी अगर सॉल्यूशन में दो चीजें पाई जा रही हैं तो जाहिर सी बात है उसमें से एक सॉल्यूट होगी और दूसरी सॉल्वेंट होगी। जो कंसंट्रेशन में स्टूडेंट ज्यादा होगी वो क्या होगी? वो सॉल्वेंट होगी, और जो कंसंट्रेशन में कम होगी वो क्या होगी? सॉल्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल एज रेफर्ड अबव इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, जैसा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में बताया गया वाटर इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, सिंपल ये आपकी सॉल्वेंट की एग्जांपल आ जाएगी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां तक कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। होपफुली इन बातों को सुनने के बाद एग्जैक्टली आपको ये पता चल गया होगा कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। ठीक है जी। अब इसमें हम मजीद एडिशंस करेंगे और फर्दर मोर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे।
हमारा जो नेक्स्ट वर्क फॉर डे टू होगा, इट इज सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्क फॉर डे 2 होगा, इट इज सो इंटरेस्टिंग। तो काइंडली उसको भी आप लेक्चर को अच्छी तरह देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में मजीद इंक्रीमेंट हो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशंस। और अभी तक हमारा आज का वर्क फॉर डे 1 यहां तक कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 2 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज सॉल्यूशंस सैचुरेशन, या फिर हम इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली कुछ माइनर डेफिनेशंस पढ़ी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लाइक सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशंस। इसी हवाले से हम आगे मूव कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशंस समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्क फॉर डे 2 के काम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि सामने हेडिंग के नीचे मैंने एक डायग्राम मेंशन की है कि आपके पास एक बीकर है, जिस बीकर में आपने सॉल्वेंट यानी वाटर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? वाटर। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। और आप क्या कर रहे हैं? आपने सॉल्यूट लिया हुआ है, और इस टाइम फॉर एग्जांपल आप यूं समझिए कि आपने सॉल्यूट जो लिया हुआ है उसका नाम है कॉपर सल्फेट। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके पास कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट एक्चुअल में अभी आपकी बुक पे मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वहां पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को तैयार करने के लिए या एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए हम ज्यादातर कॉपर सल्फेट एज अ सॉल्ट के तौर पर यूज करते हैं। बहरहाल स्टार्ट करते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैसे तैयार होते हैं। देखिए, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने वाटर लिया, और उस वाटर के अंदर आप सॉल्यूट यानी कॉपर सल्फेट को ऐड करेंगे। आप जैसे जैसे कॉपर सल्फेट को ऐड करेंगे तो आप कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन को ऐड करते जाएंगे और उस एडिशन को केप्ट ऑन रखेंगे, मतलब जारी रखेंगे। उसे आप स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, सॉल्यूट डालेंगे, स्टिर करेंगे, सॉल्यूट डालते जाएंगे, स्टिर करते जाएंगे। देखिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि स्टिर करते वक्त यानी डिसॉल्व करते वक्त आपको रियलाइज होगा, फील होगा कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन में वाटर में ज्यादा हो गया है, अब ये मजीद ऐड नहीं करना चाहिए। तो उस गिवन टेम्परेचर पे आप उसको रख देंगे तो वो जो एक्चुअल में सॉल्यूशन तैयार होगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिसॉल्व। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है और डेफिनेशन सामने राइट की गई है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है, और ये करते वक्त जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो गिवन होता है, यानी दिया जाता है इस टेम्परेचर पर काम करे। तो गिवन टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किए जाएंगे, उस बेस पर जो सॉल्यूशन बनता है, एक्चुअल में उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी।
एक आपके सामने रिएक्शन लिखा गया है, इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को गौर से सुनिए। देखिए, आपने लिया सॉल्यूट, उसके साथ लिया सॉल्वेंट एक बीकर में। जैसे सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड होता गया, यानी सॉल्यूट उसमें क्या होता गया, डिसॉल्व होता गया। क्या होता गया, डिसॉल्व। देखिए, मैंने इसके नीचे जो दो एरोज लगाए हैं वो मैंने कुछ इस फॉर्म में लगाया, मैं यहां पे आपको दोबारा लिखकर दिखा रहा हूं। ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो लगाए गए हैं। देखिए, ये जो एरो की स्टेट होती है, एक्चुअल में ये एरो तब लगते हैं जब हमने रिवर्सेबल रिएक्शंस करवाने हो। अब ये देखिए, रिवर्सेबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में सुन लीजिए। ऐसे रिएक्शंस जो स्टार्ट होते हैं तो वो स्टॉप नहीं होते, यानी एक दफा ऐसे रिएक्शन जो स्टार्ट होंगे और स्टॉप नहीं होंगे जब तक वो रिवर्सेबल एरो से शो किए जा रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन जो हैं ये रिवर्सेबल कहलाते हैं। और रिवर्सेबल एरो में हमेशा डायरेक्शन जो होती हैं वो दो होती हैं, ठीक है, और ऑपोजिट होती हैं। जैसे आप देखिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व होने पे सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो मैंने उसको सिंगल एरो जो ब्लू मार्कर से है, ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर उसी सॉल्यूशन को कूल डाउन किया जाए, ठंडा किया जाए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास जो चीज होगी वो क्या होगी कि आपके पास क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे कूल करने पर। अब ऐसा क्यों होता है, उसकी रीजन ये है कि वाटर में आप सॉल्यूट डिसॉल्व करते जा रहे थे, ठीक है, आपके स्टिर करने की वजह से उनमें कुछ हीट पैदा हो रही थी वाटर के मॉलिक्यूल्स में, जिस वजह से वो दूर होते जा रहे थे, सॉल्यूट डिसॉल्व होता जा रहा था। लेकिन आपने मैक्सिमम लेवल में सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व किया। मैक्सिमम डिसॉल्व होने की वजह से वाटर जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स को साथ रख सकता था उसमें रखा, बाकी तो मैक्सिमम अमाउंट यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट थे। तो हुआ ये फिर कि जैसे ही आपने सॉल्यूशन को ठंडा किया, कूल किया, तो कूल करने पर असल में वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए। वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए और वो क्रिस्टल्स जो हैं उसमें सॉल्यूट सॉलिड स्ट्रक्चर में होंगे और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर होगा विच इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बात समझ आ रही है? तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर की बेस पर दो डायरेक्शंस है। अगर गिवन टेम्परेचर दिया जाएगा तो सॉल्यूशन बन रहा है, अगर उस टेम्परेचर से उन्हें कूल कर लिया जाए तो एक्चुअल में ये स्टेट आती है। लेकिन इसमें एक चीज और एडिशनल है स्टूडेंट्स, वो ये कि अगर आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो चुका है तो देखिए उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अभी आप कूल अगर नहीं करते तो उससे पहले क्या होगा, कूल करना तो आखिरी स्टेज है ना, कूल करने से पहले क्या होगा? देखिए, कूल करने से पहले ये होगा कि उसमें सॉल्यूट जो डिसॉल्व होने थे वो तो वाटर में डिसॉल्व हो चुके होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, वो नीचे जाके बॉटम में बैठ जाएंगे और छोटे छोटे क्रिस्टल्स की शक्ल में नजर आएंगे। ठीक है, वो जो बॉटम पे बैठ रहे हैं सॉल्यूट, वो और जो सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व हुए हैं वो एक्चुअल में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे, जिसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का वर्ड आप पहली दफा नहीं सुन रहे। आपने जो 4 चैप्टर था, नहीं बल्कि 5 चैप्टर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जब वो पढ़ा था तो वहां पे वेपर प्रेशर के टॉपिक में भी आपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम का वर्ड सुना हुआ है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि जिसमें स्टेट जो है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज। इक्विलिब्रियम का मतलब मतवाजन होना, बराबरी होना, इक्विलेंस, ये ठीक है, यानी बराबरी, इक्विलेंस। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पास जो सॉल्यूट है, ये मैंने दूसरा रिएक्शन लिखा, आपके पास सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होंगे और रिवर्सेबल एरो वो सॉल्यूट डिसॉल्व फॉर्म में भी होंगे। यानी वो बार बार जो है वो क्या कर रहे होंगे, बार बार चेंज हो रहे होंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि जितनी कंसंट्रेशन क्रिस्टलाइज की है उतनी कंसंट्रेशन डिसॉल्व की होगी और वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जिसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। ठीक है, लेकिन जब उनको सॉलिडिफाई करना है यानी उनके क्रिस्टल्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको उनको ठंडा
करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट एक्चुअल में हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, आज की बुक के पेज नंबर 98 पे एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट होगा डायरेक्ट कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट, यानी जब सॉल्वेंट में थोड़ी सी सोल्यूट को डाला जाएगा तो सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा वेरी इजीली इन दी सॉल्वेंट। इफ द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज केप्ट ऑन, यानी अगर आप एडिशन करते जाते हैं तो अ स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसा वक्त आता है व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट, कि मजीद अब जो आप कह लीजिए सॉल्यूट हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे। एट दिस स्टेज, यानी इस मरहले पर फर्दर एडेड सॉल्यूट रिमेन्स अनडिसॉल्व, कि वो हल पजीर नहीं होगा एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो जो गिवन आपके पास कंटेनर है जिसको आप बीकर कह रहे हैं, वो उसके बॉटम पे यानी उसके जो निचला हिस्सा है यहां पर एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है वो बैठना शुरू हो जाएंगे। फिर आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद एक्चुअल में डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मैंने सामने भी मेंशन की है। वो क्या है जी कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आप पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ऊपर से जो पैराग्राफ मैंने अभी रीड किया उसको एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे और पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, उस इक्वेशन के बाद आप आगे सुन लीजिए कि ऑन द पार्टिकल लेवल पे, यानी एक एक पार्टिकल जो होगा उस लेवल पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन, वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन in which undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute। यानी अगर आप पार्टिकल लेवल पे जाके बात करें तो जो सॉल्यूट है लाइक कॉपर सल्फेट, तो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके पार्टिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो जो आपके पास सॉल्यूट हैं जो अनडिसॉल्व हैं, जो हल नहीं हुए, जिनको हम क्रिस्टल कह रहे हैं इन फ्यूचर, और वो जो हल हो चुके हैं, जो कि सॉल्यूशन बना चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं पार्टिकल लेवल पे दोनों इक्विलिब्रियम की स्टेज पे होते हैं। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस होने की कोशिश करते हैं, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके लिए फिर सेकंड इक्वेशन लिखी जाएगी, ये भी हम एक्सप्लेनेशन में ही इसको राइट कर रहे हैं। तो आगे क्या लिखा है जी कि एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड although dissolution and crystallization continues at a given temperature, but the net amount of the dissolved solute remain constant। नेट अमाउंट यानी जो टोटल अमाउंट है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की, वो हमेशा जो है वो नेट रहती है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये तो हमारा हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक बात पहले आगे जाने से पहले बता दूं कि अभी होपफुली आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी कोई क्या एग्जाम्पल नहीं है। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का शॉर्ट आ जाएगा तो हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखना सूटेबल होता है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि एग्जाम्पल जो है वो एक ही है, जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फर्दर उसके बाद जो पढ़ेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उन तीनों में एक ही एग्जाम्पल अप्लाई होगी। तो मैं वो एग्जाम्पल एक ही दफा लिखूंगा, उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो चेंजेस करने पर हमारे पास तीन एग्जाम्पल बन जाएंगी, फॉर सैचुरेटेड, फॉर अनसैचुरेटेड एंड फॉर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वो हम एक मर्तबा ही लास्ट पे देखेंगे। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इट इज क्वाइट सिंपल, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ऐसे सॉल्यूशंस कैसे? ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है अगर हम उनको कंपेयर करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, तो इस तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट जो है वो कंसंट्रेशन में कम है, अगर आप उसे कंपेयर कर रहे हैं किससे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, तो इस तरह का सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और याद रखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो अगर आप उसमें मजीद सॉल्यूट ऐड करेंगे
तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मजीद सॉल्यूट की एडिशन की वजह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बन सकता है। ठीक है, इसी वजह से इसकी डेफिनेशन ये कुछ राइट की गई कि सॉल्यूशन कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है सॉल्यूट की लेसर, यानी लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट, जो जरूरी है इतनी कि हम इसको सैचुरेट कर सकें, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकें इसके अंदर मजीद सॉल्यूट को ऐड करके। ठीक है जी, सेम इसकी एग्जांपल भी हम एक दफा ही देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है, ये आप खुद इसको रीड कर लीजिएगा। अब हम मूव कर रहे हैं जी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कहा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अनसैचुरेटेड में कहा कि सैचुरेटेड की निस्बत कम होनी चाहिए। तो वर्ड सुपर लगने से एक टर्म आपके माइंड में आ रही होगी, एक थिंकिंग आ रही होगी, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होंगे। तो उसी टर्म और थिंकिंग को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, आपके पास मिसाल के तौर पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार पड़ा है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार पड़ा है, लेकिन आपने उसको मजीद क्या कर दिया, हीट। जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मजीद हीट करेंगे तो उसमें वाटर जो है वो मजीद उसके जो बॉन्डिंग है वो टूटेगी, वो मजीद जो है वो ओपन होगा। जितना वाटर की बॉन्डिंग टूटेगी, स्प्लिट होगी हीट की वजह से, उतनी ज्यादा जो है वो आप कह लीजिए उस कंटेनर, उस बीकर में स्पेस बनेगी, मोर स्पेस, और ज्यादा स्पेस बनेगी, जिस वजह से हम मजीद उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड करेंगे। अब देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन हीट करने से स्पेस ज्यादा हो गई। स्पेस बनने की वजह से इतना गैप आ गया कि हम उसमें मजीद सॉल्यूट ऐड कर सकते थे। तो हमने मजीद सॉल्यूट उसमें क्या किया, ऐड। तो हम उसमें क्या करेंगे, एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सॉल्यूट, एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सॉल्यूट। जब उसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसकी वजह से जो कंक्लूजन में हमारे पास जो कह लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होगा, उस एडिशन की वजह से एक्चुअल में उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट असल में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टॉपिक है, इट इज इंपॉर्टेंट, इसको हम साथ रीड कर लेते हैं और फिर एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड, यानी उन्हें जब हीट किया जाता है तो ये डेवलप करते हैं फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, यानी इनमें मजीद सॉल्यूट ऐड हो सकता है। सच सॉल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड होने के लिए इनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा सॉल्यूट ऐड होते हैं, एंड दे बिकम मोर कंसंट्रेटेड, कि इनमें कंसंट्रेटेड बहुत ज्यादा होते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब कि इनमें कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट की ज्यादा होती है, यानी कंसंट्रेटेड वर्ड कंसंट्रेशन से आया, कंसंट्रेशन मिकदार को कहते हैं। तो ये अब इसकी डेफिनेशन आ रही है जी कि द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते क्योंकि इसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये अनस्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं। Therefore, an easy way to get a super saturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature. यानी अगर आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए लेकिन टेम्परेचर ज्यादा दे दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट ऐड होगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर कहते हैं जी कि इट इज देन कोल्ड टू द टेम्परेचर वेयर एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइजेस आउट एंड लीव्स बिहाइंड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जैसे ही आप उसको ज्यादा टेम्परेचर दे रहे थे उसके बाद आप उसको ठंडा करिए, ठंडा करने पर जो सॉल्यूशन बनना था सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड ही रहेगा, लेकिन कूलनेस की वजह से उसके अंदर बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे और वो क्रिस्टल्स जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, अब लिखा हुआ आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है जो कि सैचुरेटेड के लिए भी है
अनसैचुरेटेड के लिए भी है और सुपर सैचुरेटेड के लिए भी है। तो आपने इस एग्जांपल को जरा देखना है, बड़ा गौर से सुनना है, ठीक है जी। बहुत सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ केमिकल का नाम आपको याद करना पड़ेगा। देखिए मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखा है। मैं कहता हूं जी मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने 100 cm क्यूब क्या ले लिया, वाटर। कितना, 100 cm क्यूब, और फॉर एग्जांपल 100 cm क्यूब यहां तक बनता है, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने पुट करवाया एक केमिकल, वो केमिकल था 20.9 ग्राम, ये कंसेंट्रेशन उस केमिकल की। केमिकल कौन सा जी, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। कितना जी, कितना लेना जी सोडियम थायोसल्फेट, सॉरी कितना लेना वो हम लिख चुके हैं, 20.9 ग्राम। ये इसका फॉर्मूला क्या है, Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। यानी मैंने 100 cm क्यूब वाटर के अंदर 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट ऐड कर दिया। अब टेम्परेचर कितना होगा वो स्पेसिफिक है, वो हमें लिखना है। हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इस पर यानी 100 cm क्यूब वाटर ले लीजिए, उसमें 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फाइड 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप ऐड करते हैं तो हीट मिलने के बाद जो आपका ये सॉल्यूशन तैयार होगा, एक्चुअल में इसको हम नाम देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारी जो कंसंट्रेशन थी सॉल्यूट की वो 20.9 ग्राम थी, अगर इससे कंसंट्रेशन लेसर हो जाए 20.9 ग्राम से, तो एक्चुअल में जो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होगा इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर कंसंट्रेशन हम 20.9 ग्राम से ज्यादा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ज्यादा यानी हायर कर देते हैं, तो एक्चुअल में हमारे पास जो सॉल्यूशन तैयार होगा इट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या तैयार होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सॉल्यूशन यहां पे लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा है जी, इसको नीचे लिख देते हैं, नीचे हमारे पास स्पेस है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स क्लियर है आपको, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये एक ही एग्जांपल है जिस एग्जांपल पर तीनों कॉन्सेप्ट्स की एग्जांपल है, ठीक है। होपफुली ये एग्जांपल इजी होगी, आप इसको देखेंगे। एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, उसको आपने सेपरेट करके तीनों टॉपिक्स में ऐड कर लेना है इफ तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आ जाए। वगरना अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, उसमें आप सॉरी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ले जी स्टूडेंट्स, यहां तक हमारी जो कह लीजिए सॉल्यूशंस की एक्सप्लेनेशन थी वो यहां तक कंप्लीट होती है। इसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट भी है और लॉन्ग का पार्ट भी है, लेकिन इतना इजी है कि हम उसको जल्दी कवर कर लेंगे। तो उसको कवर करने से पहले मैंने एक लाइन मिस कर दी है क्योंकि वो ऊपर थी, वो वैसे मैं आपको समझा चुका हूं लेकिन रीड कर देता हूं कि जो हम बात सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कर रहे थे, एक्चुअल में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हायर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की अगर उसे कंपेयर किया जाए सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। तो ये रीडिंग में एक्चुअल में हमने कवर कर ली थी, ठीक है। बहरहाल हम आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे छोटा सा टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में एक्चुअल कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया गया, लेकिन एक्चुअल में डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की एक्सप्लेनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास अवेलेबल है हम उस हिसाब से बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो सॉल्यूशन है उसकी क्लासिफिकेशन दो जगह की गई, यानी सॉल्यूशन को दो जगह क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सेकंड इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड इज डाइल्यूट सॉल्यूशन।
तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, पहले हम उसको देखते हैं। देखिए, ऐसा सॉल्यूशन याद रखिएगा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, यानी सॉल्यूट ज्यादा हो, लेकिन उसमें सॉल्वेंट की मिकदार यानी सॉल्वेंट कंसंट्रेशन में क्या हो, कम हो। क्या हो, कम हो। इस तरह का सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है, क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड। और ये प्योर सॉल्यूशंस होते हैं, हार्म सॉल्यूशंस होते हैं जो लेबोरेटरी में पाए जाते हैं, और इनको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेबोरेटरी में पाया जाता है, लेकिन बच्चे उसको यूज नहीं करते क्योंकि वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है जी। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो एग्जांपल आप लिखेंगे वो है ब्राइन। क्या वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स, मैंने ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है जी, ये एक्चुअल में सॉल्ट का सॉल्यूशन वाटर के अंदर होता है, लेकिन इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब चलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वर्ड से पता चल रहा है डाइल्यूट का मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके पास जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, लेकिन आपके पास जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स, जहां तक बात डाइल्यूट सॉल्यूशन की है तो इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल है। इसमें आप लिख सकते हैं शुगर इन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर चीनी को मिलाना। तो आप देखते हैं पानी हमेशा कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है, चीनी कम होती है, ठीक है। और एक और बात भी है इसमें कि देखिए, अगर आपके पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेबोरेटरी में पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज नहीं करते, बल्कि जो आपके लैब अटेंडेंट होते हैं वो उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को लेते हैं और एक स्पेसिफिक तरीके से, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर से, विच इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, वो हम आगे जाके आगे जाके वर्क फॉर डे 4 में आई थिंक पढ़ेंगे। तो वो एक स्पेसिफिक मेथड है जिस मेथड के जरिए एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को जो प्योर फॉर्म में लेबोरेटरी में पाया जाता है, लैब अटेंडेंट उनको कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसको यूज करें, ठीक है। तो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए सिर्फ हमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को ज्यादा करना होता है, ठीक है। लेकिन ये बात फिर ध्यान में रखिएगा कि शुरू से, जब से चैप्टर शुरू हुआ है, हम ज्यादातर सॉल्यूट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे हमने ज्यादा बात की है, तो इसीलिए हमारा ज्यादातर जो फोकस है वो सॉल्यूट पर है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप होपफुली पेज नंबर 99 के टॉप पे डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन तक इसको रीड कर लेंगे। इसमें कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। इसके अलावा इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये हमने अकॉर्डिंग टू एएलपी एक्सरसाइज में देखना है, बल्कि आप देखेंगे कि अगर ये पार्टिसिपेंट है एएलपी का तो आप इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर परफॉर्म करेंगे। बताने पर मैं आपको अभी बता दूं वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी वर्किंग आपके लिए भी करना जरूरी है, जरा थोड़ी सी सर्चिंग करना भी आपके लिए जरूरी है। तो बहरहाल आज हमारा वर्क फॉर डे 2 यहां तक कंप्लीट होता है। काइंडली इसको आप देखिए, इसको आप रीड करिए, लेक्चर को प्रॉपरली सुनिए और अपना जो रिटन वर्क है उसको भी कंप्लीट करिए।